हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम जो चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं वो है केंद्रीय बैंक। इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि केंद्रीय बैंक का अर्थ क्या होता है और उसके कार्य क्या होते हैं। सबसे पहले ये कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। जैसा आप सभी को पता होगा कि भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक होता है। ये सरकार की आर्थिक क्रियाएं भी जितनी होती हैं वो केंद्रीय बैंक के माध्यम से ही संचालित होती हैं। अगर हम सरल शब्दों में कहें तो केंद्रीय बैंक वो बैंक होता है जो देश के व्यापक आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर मुद्रा और साख को नियंत्रित करता है। केंद्रीय बैंक को जो अधिकार प्राप्त होते हैं वो किसी अन्य बैंक को प्राप्त नहीं होते हैं। इसे केंद्रीय बैंक इसीलिए कहा जाता है क्योंकि देश का मौद्रिक और बैंकिंग क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान होता है। केंद्रीय बैंक की अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा दी गई हैं। जैसे कि कैंट के अनुसार केंद्रीय बैंक एक ऐसी संस्था है जिसे जनहित में मुद्रा की मात्रा के विस्तार और संकुचन का कार्य दिया गया हो। इसी तरीके से हटरे के अनुसार केंद्रीय बैंक बैंकों का बैंक है क्योंकि ये अन्य बैंकों के अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। डी कॉक के अनुसार एक साधारण बैंक लाभ प्राप्त करने के लिए व्यापारिक उद्देश्यों पर चलाया जाता है, किंतु इसके विपरीत एक केंद्रीय बैंक प्रारंभिक रूप से देश की वित्तीय तथा आर्थिक स्थिरता की रक्षा करने के लिए उत्तरदायित्व को अपने कंधों पर लेने के लिए होता है। वह मुख्य रूप से लाभ को ध्यान में न रखते हुए केवल संपूर्ण देश के कल्याण तथा जनता के हित के लिए कार्य करता है। तो ये जो अर्थशास्त्रियों ने परिभाषाएं दी हैं, इससे ये स्पष्ट होता है कि केंद्रीय बैंक जो होता है वो किसी भी देश की एक सर्वोच्च संस्था होती है जो देश की आर्थिक प्रगति को गति देने के लिए मौद्रिक, बैंकिंग और साख व्यवस्था का नियंत्रण एवं निर्देशन करती है। केंद्रीय और व्यापारिक बैंकों में अंतर। केंद्रीय और व्यापारिक बैंक में जो अंतर होता है वो ये है। सबसे पहले अगर हम संख्या के आधार पर देखें तो केंद्रीय बैंक देश में केवल एक ही होता है, जबकि व्यापारिक बैंकों की संख्या का कोई भी लिमिट नहीं है, कितने भी ये बैंक हो सकते हैं। ठीक है। इसी तरीके से उद्देश्य, केंद्रीय बैंक का उद्देश्य होता है मौद्रिक और बैंकिंग प्रणाली का सफल संचालन करना, जबकि व्यापारिक बैंकों का मुख्य लक्ष्य होता है लाभ प्राप्त करना, लेकिन अब ये सामाजिक हित को भी ध्यान में रखते हैं। केंद्रीय बैंक देश की सर्वोच्च संस्था होती है, बैंकिंग व्यवस्था का सर्वोच्च बैंक होता है, जबकि व्यापारिक बैंक बैंकिंग व्यवसाय में केवल एक इकाई मात्र होता है और ये केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में कार्य करता है। यानी व्यापारिक बैंकों पे नियंत्रण केंद्रीय बैंक का होता है। व्यापारिक बैंकों के संचालन और के लिए जो नीतियों का निर्माण किया जाता है वो केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। इसी तरीके से नोट निर्गमन का अधिकार केवल केंद्रीय बैंक के पास होता है, व्यापारिक बैंकों के पास नोट निर्गमन का अधिकार नहीं होता है। केंद्रीय बैंक सरकारी बैंकर के रूप में सरकारी भुगतान स्वीकार करने के साथ साथ सरकारी भुगतान करता भी है, जबकि व्यापारिक बैंक इस प्रकार का कोई भी कार्य नहीं करता है। केंद्रीय बैंक का जनता से कोई भी संबंध प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है और व्यापारिक बैंक का जनता से प्रत्यक्ष संबंध होता है। इसका अर्थ ये कि हम बैंक जाते हैं, पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, तो ये व्यापारिक बैंक है। हम कभी भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जा कर के अपने रुपयों को जमा नहीं करते, ना ही वहाँ से निकालते हैं। ठीक है। केंद्रीय बैंक को जमाओं पर ब्याज देने का अधिकार नहीं होता है, जबकि व्यापारिक बैंक में रुपया ही इसीलिए जमा किया जाता है जिससे हमें ब्याज प्राप्त हो सके। अधिकतर देशों में इन पर सरकार का स्वामित्व होता है, यानी कि जो केंद्रीय बैंक होते हैं वो सरकार के अधीन होते हैं, जबकि व्यापारिक बैंकों पर सरकारी या निजी मतलब बैंक जो होते हैं वो प्राइवेट भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट बैंक भी बैंक होते हैं, गवर्नमेंट बैंक भी होते हैं, यानी सरकारी और निजी स्वामित्व वाले बैंक हो सकते हैं। केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है तथा व्यापारिक बैंक आवश्यकता पड़ने पर केंद्रीय बैंक से ऋण ले सकते हैं। जो भी बैंक हैं अगर उनको
अगर रुपयों की ज़रूरत पड़ गई तो वो केंद्रीय बैंक से लोन ले सकते हैं, लेकिन व्यापारिक बैंक उद्योगपतियों और व्यापारियों के लिए केवल ऋणदाता का कार्य करते हैं। व्यापारिक बैंक से किनको पैसा मिलता है? जो उद्योगपति होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जिनको पैसा कहीं इन्वेस्ट करना होता है, तो वहाँ पर व्यापारिक बैंकों से हम लोन ले सकते हैं। केंद्रीय बैंक राष्ट्र हित में स्वतंत्र मौद्रिक नीति अपनाता है, जबकि व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करता है और उनमें योगदान करता है। केंद्रीय बैंक समाशोधन गृह का कार्य करता है, लेकिन व्यापारिक बैंक इस कार्य को नहीं करते हैं। समाशोधन गृह क्या होता है, ये आपको आने वाले अगले चैप्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में पूरा पता चलेगा, या इसमें ही अभी आगे आपको कार्यों में हो सकता है इसके बारे में पता चले। लेकिन अभी जो है समाशोधन गृह जो होता है, थोड़ा सा बता देते हैं कि व्यापारिक बैंक जो होते हैं वो आपसी लेन देन का निपटारा करने के लिए केंद्रीय बैंक समाशोधन गृह का जो है कार्य करता है। या सभी बैंकों के खाते किसके पास होते हैं? केंद्रीय बैंक के पास, तो वो आसानी से इन लोगों का लेन देन निपटा लेता है। एक चेक सारे व्यापारिक बैंकों के प्रतिनिधि यहाँ पर आते हैं समाशोधन गृह में, और वहाँ पर वो जिनका भुगतान करना है या जिनसे पेमेंट लेना है तो चेक के थ्रू वो पेमेंट करते हैं। और सबके अकाउंट केंद्रीय बैंक में होते हैं, तो केंद्रीय बैंक किसका डेबिट करना है, किससे लेना है, उससे अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर देता है, और जिसको देना है उसके अकाउंट से पैसा डेबिट करके सारा हिसाब किताब क्लियर करते हैं। इसलिए इसको क्लियरिंग हाउस यानी समाशोधन गृह कहा जाता है। ये अभी आपको आगे क्लियर किया जाएगा। केंद्रीय बैंक का अर्थ और व्यापारिक बैंकों से अंतर, ये क्लियर हो गया। अब हमको देखना है केंद्रीय बैंक के कार्य कौन कौन से होते हैं। केंद्रीय बैंक के हैं वो मुख्य निम्नलिखित 7 कार्य होते हैं। सबसे पहले है नोट निर्गमन का एकाधिकार, सरकार का बैंकर, एजेंट और सलाहकार, बैंकों का बैंक, विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, अंतिम ऋणदाता, समाशोधन एवं स्थानांतरण सुविधा और साख का नियंत्रण। तो नोट निर्गमन का एकाधिकार, विश्व के लगभग सभी देशों में केंद्रीय बैंक को ही नोट निर्गमन का एकाधिकार होता है। हमारे देश में जितने भी नोट आप देखते हैं उसमें 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी सारे नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निर्गमित किए जाते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो नोट निर्गमन करने का अधिकार भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास है। और 1 रुपये के नोट को छोड़कर बाकी जितने भी नोट हैं 2, 5, 10, 20, 50, 100, 500, 2000, इन सब के नोटों के निर्गमन का अधिकार केंद्रीय बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में है। पहले ये नोट निर्गमन का अधिकार का जो कार्य है वो राज्य और वाणिज्यिक बैंकों को सौंपा गया था। जब पहले इनको दिया गया था, लेकिन ये दोनों जो हैं वो कसौटी पे खड़े नहीं उतर पाए। इसके बाद ये कार्य एक केंद्रीय बैंक को सौंपने के लिए निश्चय किया गया, और इसके बाद ये कार्य केंद्रीय बैंक को सौंपा गया, जिससे इस क्षेत्र में अद्वितीय सफलता भी मिली है। सरकार का बैंकर, एजेंट व सलाहकार, सरकारी बैंक के रूप में केंद्रीय बैंक सरकारी विभागों के अपने पास खाते रखता है, सरकारी कोषों की व्यवस्था करता है, और जब आवश्यकता पड़ती है तो सरकार को ऋण भी देता है। सरकारी एजेंट के रूप में केंद्रीय बैंक सरकार की ओर से सार्वजनिक ऋणों का भुगतान करता है तथा ब्याज व मूलधन का भी भुगतान करता है, और प्रतिभूतियों को खरीदने और बेचने का कार्य भी करता है। सरकार की ओर से ये करों की राशि को भी जमा करता है और देशी तथा विदेशी मुद्राओं में सौदे भी करता है। इसके अलावा ये आर्थिक और वित्तीय मामलों में सरकार को सलाह भी देता है। बैंकों का बैंक, केंद्रीय बैंक देश के सभी बैंकों में सर्वोच्च बैंक होता है यानी शीर्ष बैंक होता है, और जितने भी हमारे देश के बैंक हैं वो सभी केंद्रीय बैंक के अंतर्गत कार्य करते हैं और इनसे संबंधित रहते हैं। सभी जो बैंक हैं उन सब का खाता केंद्रीय बैंक में होता है, और इन सभी बैंकों को अपनी जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत नकद कोष के रूप में केंद्रीय बैंक के पास रखना पड़ता है। और केंद्रीय बैंक जब कभी इनको आवश्यकता पड़ती है तो ऋण उपलब्ध कराता है। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षक, केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय कोषों के संरक्षक के रूप में भी काम करता है।
विदेशी व्यापार, विदेशी ऋण और अनुदान, इन सब से जितने भी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है, केंद्रीय बैंक उनके प्रयोग के लिए यानी उनका सही ढंग से प्रयोग किया जाए, इसके लिए हमेशा कोशिश करता है। केंद्रीय बैंक विदेशी विनिमय पर नियंत्रण भी रखता है, जिससे कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में विदेशी मुद्राओं का कोष रहे, जिससे कि कभी भी विपरीत भुगतान संतुलन हो वो चुकाया जा सके और अपने देश की मुद्रा का जो बाह्य मूल्य है उसको स्थिर रखा जा सके। अंतिम ऋणदाता, जब व्यापारिक बैंक अपने ग्राहकों द्वारा की जाने वाली नकदी को मांग को पूरा नहीं कर पाते हैं अपने साधन से, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, स्थानीय बैंक से ऋण लेने का प्रयत्न करते हैं। इसका अर्थ ये कि मान लीजिए कभी व्यापारिक बैंक को ग्राहकों को जो कैश देना है उतना उसके पास नहीं होता है, तो सबसे पहले वो स्थानीय बैंक से ऋण लेने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जब उन्हें किसी और बैंक से ऋण नहीं मिलता है, कहीं भी बैंक से नहीं मिल पाता है, तो वो केंद्रीय बैंक से प्रतिभूतियों के बदले में ऋण देकर या भुनाए गए बिलों को पुनः भुनाकर उनसे लोन ले सकते हैं। इसीलिए केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है कि जब बैंक को कहीं से भी ऋण उपलब्ध नहीं होता है, तो भारत का केंद्रीय बैंक या देश का जो भी केंद्रीय बैंक होता है वो इन बैंकों की मदद करता है। इसीलिए केंद्रीय बैंक को अंतिम ऋणदाता कहा जाता है। समाज शोधन और स्थानांतरण सुविधा, अभी आपको समाज शोधन गृह बता रहे थे कि जैसे यहाँ पर अभी आपने देखा कि जब व्यापारिक बैंकों के पास नकद कम हो जाता है तो वो दूसरे बैंकों से ऋण लेते हैं। इसी तरीके से सारे बैंक एक दूसरे से ऋण लेते हैं और अगर वो उनका पेमेंट करते हैं, मान लीजिए एक बैंक ने किसी बैंक से 10 लाख लिया, किसी से 5 लाख लिया, इसी तरीके से दूसरे बैंक ने किसी से 50 लाख लिया, किसी से 30 लाख लिया, और अगर एक दूसरे को कैश में पेमेंट करें तो करोड़ों अरबों रुपए उस समय उनको पेमेंट के लिए चाहिए होगा। तो इसलिए समाज शोधन गृह की व्यवस्था केंद्रीय बैंक करती है, क्योंकि व्यापारिक बैंकों के खाते केंद्रीय बैंक में खुले रहते हैं, तो वहाँ पर चेक के माध्यम से ही एक के अकाउंट से पैसा दूसरे के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके बिना किसी नकद लेन देन के सबका हिसाब किताब क्लियर कर दिया जाता है। ठीक है। फिर है साख नियंत्रण। साख नियंत्रण केंद्रीय बैंक का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। साख नियंत्रण से व्यापारिक बैंक, साख नियंत्रण का अर्थ क्या होता है, तो साख निर्माण शक्ति को नियंत्रित करना, जिससे देश में मुद्रा प्रसार और मुद्रा संकुचन की जो स्थिति है उस पर नियंत्रण किया जा सके। किसी भी चीज़ की कमी और किसी भी चीज़ की अति दोनों ही बुरी होती हैं, आपको भी ये पता है। तो इसीलिए बैंक को ये ध्यान रखना पड़ता है कि ज़रूरत से ज़्यादा नोट ना निर्गमित हो जाएं या ज़रूरत से कम ना हो, यानी ना तो मुद्रा प्रसार की स्थिति होनी चाहिए ना ही मुद्रा संकुचन की। तो साख पे नियंत्रण करने का कार्य भी केंद्रीय बैंक करता है। जब साख की मात्रा यानी मुद्रा की मात्रा आवश्यकता से अधिक हो जाती है तो मुद्रा प्रसार हो जाता है, और जब इसकी मात्रा आवश्यकता से कम हो जाती है तो मुद्रा संकुचन की स्थिति हो जाती है। दोनों ही स्थितियां किसी भी देश के लिए बहुत ही नुकसानदेह होती हैं, यानी उपयुक्त नहीं होती हैं। इसलिए दोनों ही स्थितियों को केंद्रीय बैंक साख नियंत्रण के जो है उपाय अपनाता है कि किसी भी तरीके से मुद्रा प्रसार या मुद्रा संकुचन की स्थिति उत्पन्न ना होने पाए। आज इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपको साख नियंत्रण की विधियाँ बताएंगे कि जो साख नियंत्रण कहा जा रहा है कि साख नियंत्रण करता है केंद्रीय बैंक, तो वो किस प्रकार करता है।